एवरीवन। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिगार्डिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने ये चीज कवर की कि कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का कैसा होता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर हम लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ज्यादा पीक्स मिलती हैं एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पीक्स होती हैं वो शार्प होती हैं एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमने देखा कि कलर के रिगार्डिंग अगर हम लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस के कलर की बात करें तो वो कलर कैसे, दे आर, उनके जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर कलर। कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, या हम कह सकते हैं वो कलरलेस होते हैं। जैसे हमने देखा लैंथेनम, लुटीशियम, गैडोलिनियम, सीरियम, दे वर कलरलेस, राइट। तो इसी चीज को, इनके कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ही अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सीरियम है, सीरियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड टर्बियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है, देन दे शो स्ट्रॉन्ग and broad peak. They show strong and broad peak in UV region. Okay? तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरियम और टर्बियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जब एग्जिस्ट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड पीक शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड पीक इन UV region. Okay, now strong, by the word strong here we mean is that the peak is more intense means कि जो पीक है वो वेग सी नहीं होगी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी पीक की, वो वेग सी पीक नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग पीक का। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि ये सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक देते हैं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि लैंथेनॉइड्स जो हैं उनके अंदर हमें जो पीक्स मिलती है वो शार्प पीक्स होती है, बट सीरियम और टर्बियम क्या दे रहे हैं, ब्रॉड पीक दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज, अब इंटेंसिटी क्या है वो भी ज्यादा है, और ये रीजन जो है वो स्पेसिफिकली यूवी रीजन में क्यों आ रही है, ये चीज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ब्रॉड पीक आने का रीजन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा। अगर हम सीरियम 3+ की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है xenon F1D0। ठीक है, एंड अगर हम टर्बियम 3+ की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, xenon F8D0। ओके, नाउ वी कैन सी हमारे पास यहाँ पर f ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, दिस इज 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब क्या होता है कि अगर हम इस 4f ऑर्बिटल में से वी हैव 4f1 5d0, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कर दे, इसे f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट होके चला गया, d ऑर्बिटल में। इस केस में भी f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया, d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया, d ऑर्बिटल में, तो पीछे कितने बचेंगे हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है कि जब F से D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, जब F से D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तब। F से D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों होगी, क्योंकि अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके D ऑर्बिटल में एक्साइट कर देते हैं तो F ऑर्बिटल हमारा कैसा हो जाता है, कंप्लीटली वेकेंट हो जाता है ना। एंड हमें पता है कि जो आपका कंप्लीटली वेकेंट होगा, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, दे आर मोर स्टेबल, राइट। तो यहाँ पर F0 मीन्स इट इज कंप्लीटली वेकेंट, और यहाँ पे F7 इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन को f ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में एक्साइट करने से हमें f ऑर्बिटल्स जो हैं दैट आर मोर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल, बिकॉज f इज कंप्लीटली वेकेंट ओवर हियर एंड हियर इट इज हाफ फिल्ड इन नेचर। ठीक है, तो इसकी वजह से fd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन सीरियम एंड टर्बियम। ठीक है, अब हमें पता है कि बाकी जो एलिमेंट्स थे, मैंने क्या बताया, बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनमें कलर या उनका जो स्पेक्ट्रा था वो किस वजह से आता था, कलर एंड स्पेक्ट्रा इन अदर लैंथेनॉइड्स, दैट वाज ड्यू टू
ट्रांजिशन, है ना। वहां पे तो हमने FF ट्रांजिशन की बात की थी कि वहां पर क्या होती है, F से F ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन होती है। जब हमने ये डायग्राम बनाया था कि यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं FF, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते, दैट वाज FF ट्रांजिशन। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली अगर आप FF ट्रांजिशन की बात करोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी लेस, क्योंकि ये क्या है, एक ही ऑर्बिटल के बीच की ट्रांजिशंस है। बट यहाँ पे क्या है, F से D में जाना है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा। और अगर हमारे पास एनर्जी गैप ज्यादा है दैट मीन्स डेल E की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मोर, या हम कह सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी, मोर और हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब अब ये क्या करेगा, हमें पता है विजिबल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यूवी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यूवी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल। यहाँ पर वो विजिबल एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे वो विजिबल एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी कंपाउंड्स कैसे थे, आपके पास कलर्ड कंपाउंड्स है ना। यहाँ पे वो क्या करता है, यूवी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज यूवी इज एब्जॉर्ब। इसलिए वो क्या करता है, ब्रॉड जो आपको पीक आ रही है वो कहाँ आ रही है, यूवी रीजन में, क्योंकि ट्रांजिशन कौन सी है, F से D ट्रांजिशन हो रही है। F से D मतलब कि F से D क्यों हो रही है, क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या है, वेकेंट एंड हाफ फिल्ड। एंड जो आपके पास यूवी में क्यों आ रहा है ये ट्रांजिशन, क्योंकि F और D में एनर्जी सेपरेशन ज्यादा होता है। अब स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड क्यों आ रही है पीक, देखो ब्रॉड पीक सिर्फ तब आती है जब आपके पास विब्रियोनिक कपलिंग हो, है ना। हमने कहा था लैंथेनॉइड्स के केस में क्या होता है, हमें शार्प पीक मिलती है। शार्प पीक का मिलने का रीजन ये था कि वहां पर लैंथेनॉइड्स में विब्रियोनिक कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, D ऑर्बिटल में, और D ऑर्बिटल में विब्रियोनिक कपलिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ड्यू टू विब्रियोनिक कपलिंग, due to vibrionic coupling, broad peak is observed, broad peak is observed। जो बाकी के हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे शार्प पीक आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रेजेंट ही नहीं है ना। यहाँ पर D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, उस वजह से विब्रियोनिक कपलिंग का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि D ऑर्बिटल्स पे तो पड़ता है विब्रियोनिक कपलिंग का इफेक्ट। इस वजह से हमें क्या मिलती है, एक ब्रॉड पीक मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमने जो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, और हमने साथ में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोट किए थे कि व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड्स। तो हमने वहां देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की थी +3, बट उसके अलावा भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी लैंथेनॉइड्स की, दे वर +2 एंड +4। सम लैंथेनॉइड्स they show +2 and +4 oxidation state also, साइड बाय साइड +3 तो वो शो करते ही हैं, पर कुछ लैंथेनॉइड्स ऐसे थे जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते थे, राइट। तो लैंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और लैंथेनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और वजह से भी कलर हो सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ओके, अगर आपके पास लैंथेनम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किस वजह से होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और लैंथेनम 2+ कलर किसकी वजह से होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो हमारे पास मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अगर हमारा मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है जैसे कि लैंथेनम +4, तो उस केस में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो ये आपके लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। अगर इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, जो आपका लैंथेनाइड है उसके साथ, लैंथेनाइड यहाँ पे हमारा क्या है, मेटल है, और ये हमारा लिगेंड है L। ओके,
अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और अगर हमारे पास जो हमारा मेटल है दैट इज प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल लैंथनम 2+ में प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसा मेटल क्या करेगा, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू लिगेंड, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू लिगेंड। और अगर ये ऐसा करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज, या ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही तो हो रही है मेटल से लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, तो हम इसे बोलेंगे मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसे हम क्या बोलते हैं, MLCT। हो क्या रही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ही तो हो रही है मेटल से लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, तो इसकी वजह से कंपाउंड कैसा आता है, कलर्ड, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट कलर इन सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स, राइट डाउन, कलर इन सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स अराइजेस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कलर in certain lanthanoids arises due to charge transfer. Okay, for example, in lanthanum +4 it is due to ligand to metal charge transfer. ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि LMCT और MLCT से हमारा क्या मतलब है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, ठीक है। इन लैंथनम +4 LMCT। अब कौन से मेटल आयंस हैं जो +4 ऑक्सीडेशन में स्टेबल है, जैसे सीरियम +4 जो है दैट इज स्टेबल, ओके। तो सीरियम +4 ये एग्जाम्पल है जो क्या शो करता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एंड फॉर एग्जाम्पल इन लैंथनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शोज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूरोपियम 2+ में स्टेबल है, ये टेर्बियम 2+ में स्टेबल है, ठीक है, इस तरह से। तो सीरियम जो है, सीरियम +4 आयन कलर्ड किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एंड यूरोपियम एंड टेर्बियम 2+ दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके एमिशन स्पेक्ट्रा की। जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं उनका एमिशन स्पेक्ट्रा पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट मींस दे गिव वेरी हाई नंबर ऑफ पीक्स इन द केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। इससे पहले जो हमने स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था दैट वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनॉइड्स। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनॉइड्स, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनॉइड्स हमें कब मिलेगा, ये दिस इज फाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन विल शो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। एमिशन लिखा है ना हमने, तो जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तब हमें क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में फॉल करता है। अब लैंथेनॉइड्स के केस में, इन द केस ऑफ लैंथेनॉइड्स, large number of excited states are possible, ठीक है। अब लैंथेनॉइड्स के केस में एक्साइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो आपके पास एक है आपकी ग्राउंड स्टेट है। अब लैंथेनॉइड्स के केस में आपके पास एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 3, बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब भी ग्राउंड स्टेट में फॉल करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पीक्स मिलेंगी। अभी एक्साइटेड स्टेट 1 से ग्राउंड स्टेट में फॉल किया, फिर ये एक्साइटेड स्टेट 2 से अगर 1 में फॉल करता है
ठीक है। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में फॉल करेगा तो इसकी वजह से आपको पीक्स मिलेगी। जो ये वाली ट्रांजिशन है उसकी वजह से भी एक पीक मिलेगी, इसकी वजह से भी एक पीक मिलेगी, इसकी वजह से भी एक पीक मिलेगी। तो क्या होता है कि इन द केस ऑफ लैंथेनॉइड्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स लार्ज पीक्स आर पॉसिबल, या हम कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ पीक्स आर पॉसिबल। ओके, मोर नंबर ऑफ पीक्स आर पॉसिबल। ओके, सो जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा है लैंथेनॉइड्स का, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट होता है। मतलब यही लैंथेनॉइड्स ही सबसे अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रा हमें देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर जो आपके पास गैडोलिनियम 3+ आयन होगा, ठीक है, द गैडोलिनियम 3+ आयन डज नॉट शो एमिशन स्पेक्ट्रा। जो गैडोलिनियम 3+ आयन है वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं शो करता। ठीक है, दैट डज नॉट गिव्स एमिशन स्पेक्ट्रा। एंड रेस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि जो एमिशन कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन कुछ आयंस के जो हमारे पास कलर है वो हमें याद होना चाहिए, जैसे यूरोपियम, टर्बियम एंड समेरियम। ठीक है, इन जो आपके ये वाले आयंस है ये एमिशन स्पेक्ट्रा में कौन सा कलर शो करते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, रेड, ग्रीन एंड पिंक, रेड, ग्रीन एंड पिंक, ये जो आपके पास कलर है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एंड बिकॉज दे शो सच, अब जो आपके पास लैंथेनॉइड्स हैं वो उनका एमिशन स्पेक्ट्रा इतना अच्छा होता है कि अब आपको पता है एमिशन स्पेक्ट्रा से क्या होता है, कलर आता है। तो जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं वो जो आपके पास टीवी स्क्रीन्स होती हैं, टीवी डिस्प्ले में यूज किए जाते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन्स में आपको कलर्स चाहिए, टीवी डिस्प्ले में हमें कलर्स चाहिए। तो जो लैंथेनॉइड्स हैं उनका एमिशन स्पेक्ट्रा इतना अच्छा होता है क्योंकि जो कुछ आयंस होते हैं वो बहुत अच्छे कलर्स देते हैं, तो इसलिए जो लैंथेनॉइड्स हैं उनको हम टीवी डिस्प्ले में यूज करते हैं। तो राइट डाउन, ड्यू टू बेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रा lanthanoids are used in TV display and electronic devices and other electronic devices. ठीक है, ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दी कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड्स, दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट राइट डाउन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स। हमें देखना है कि जो लैंथेनॉइड्स है वो कैसे लिगेंड्स के साथ, किस तरह के लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो आपके पास लैंथेनॉइड्स हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर। ओके, दे आर नॉट कोवलेंट, दे आर आयनिक इन नेचर। या हम ऐसे कह सकते हैं, देखो कभी भी ना कोई कंपाउंड हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो प्योरली आयनिक है या कोई कंपाउंड प्योरली कोवलेंट है। ठीक है, हमेशा अगर ऐसा हो सकता है कि जो आपका कंपाउंड है वो आयनिक है, उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम उसे आयनिक कहते हैं। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसे हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड कोवलेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें सिर्फ कोवलेंट कैरेक्टर है, उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा एंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, इसलिए हम उसे बोल देते हैं दैट इज कोवलेंट इन नेचर। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस आयनिक है, तो दैट डज नॉट मीन कि उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है। उनमें कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा बट दैट इज वेरी वेरी लेस। ओके, सो वी कैन से कि लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस दे आर आयनिक इन नेचर। एंड जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स। लैंथेनॉइड्स मेटल सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल्स जो हमें पता है सॉफ्ट मेटल्स होते हैं विच आर लार्जर इन साइज।
Okay, so they are larger in size. They are soft metals. Lanthanoids, they react with water. Lanthanoids react with water. क्या बनेगा अगर हम लैंथनॉइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे? तो हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, लैंथेनाइड की रिएक्शन वाटर के साथ इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड. कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा? LnOH थ्राइस, क्योंकि हमें पता है लैंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 3+. एंड अलोंग विद दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. Okay, and lanthanoids, they react with nitrogen to form nitrides. कैसे होगी लैंथेनाइड के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन? लैंथेनाइड क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है. अगर नाइट्रोजन पे अगर हम एक सिंगल नाइट्रोजन देखें तो उस पर चार्ज कितना होता है? -3. तो लैंथेनम पे कितना आ जाएगा? +3. तो ये बनेगा फॉर्मूला लैंथेनाइड नाइट्राइड का. तो दिस इज लैंथेनम नाइट्राइड. ओके, अब हमें पता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर. ठीक है, मतलब जहां पे हमें पता है कि रिएक्शन जो है हमारा मॉइस्चर सेंसिटिव है, जो हमारी रिएक्शन है हम वो उसको ओपन एयर में नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन क्या करते हैं? एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और बाहर की जो एनवायरमेंट है उसको इंटरैक्ट नहीं करने देता हमारे रिएक्शन के साथ. तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं हम उनको ज्यादातर जो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनको हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में कैरी आउट करते हैं नाइट्रोजन के. बट जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स होंगे उनका नहीं कर सकते, क्योंकि लैंथेनॉइड नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना देता है. ठीक है, तो इसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं हम. और बाकी लैंथेनॉइड्स क्या बनाते हैं? कार्बाइड्स. लैंथेनॉइड्स दे रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड्स. और कार्बाइड्स कौन से बना सकते हैं? लैंथेनम C2 एंड लैंथेनम C3. ये आपके पास कार्बाइड्स बन सकते हैं. ठीक है, लैंथेनम C2 एंड लैंथेनम 4C3. अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का. यहाँ +3 ऑक्सीडेशन है और C2 पे चार्ज कितना होता है? -2. ठीक है, इस तरह से. नाउ दीज आर दी कार्बाइड्स. नेक्स्ट राइट डाउन. अब आपको यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि लैंथेनॉइड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर. व्हाट मेक्स देम, ये हमारे पास क्या थे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास कंपाउंड्स है दे आर जनरली आयनिक इन नेचर. तो हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स बन रहे लैंथेनम की हाइड्रोक्साइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं और कार्बाइड्स है. बट ये जो कंपाउंड्स है व्हाई दे आर आयनिक, व्हाई लैंथेनॉइड्स दे फॉर्म जनरली आयनिक कंपाउंड्स, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, this is because of the reason of the deeply buried f orbitals. ठीक है, और ऐसा क्या होता है? देखो, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ तब होगी जब वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. मतलब कि जो आपका मेटल है लैंथेनॉइड, अगर लेट्स सपोज कोई भी आपका मेटल है, उसके ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? कोवलेंट बॉन्ड. बट जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं उनके जो f ऑर्बिटल्स हैं, लैंथेनॉइड्स के 4f ऑर्बिटल्स, दे आर प्रेजेंट डीपली बरिड इन नेचर. दे आर डीपली बरिड इन नेचर. डीपली बरिड इन नेचर से हमारा क्या मतलब हुआ? कि वो मेटल के, देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग कब होगी? अगर ये जो ऑर्बिटल्स है दे आर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स आउटसाइड. ओके, इफ दे आर एक्सपोज्ड तभी तो वो लिगेंड के साथ ओवरलैप कर सकते हैं. अगर वो मेटल के साथ बहुत ज्यादा, जो मेटल का न्यूक्लियस है उसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रेजेंट है, डीपली बरिड इन नेचर, मतलब कि वो न्यूक्लियस जो है उसने अपने ऑर्बिटल्स को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, तो जो लिगेंड है वो उस लिगेंड के ऑर्बिटल्स मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. तो उस वजह से क्या होता है? क्योंकि लैंथेनॉइड्स के 4f ऑर्बिटल्स डीपली बरिड इन नेचर है, तो उस वजह से क्या होता है? देयर इज पुअर ओवरलैपिंग. ठीक है, तो देयर इज पुअर ओवरलैपिंग. तो इस प्रॉपर ओवरलैपिंग होती नहीं, तो देयरफॉर देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन.
ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये प्रीडोमिनेटली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट राइट डाउन लैंथेनॉइड्स आर हार्ड एसिड्स। ये क्या था हमारे पास, लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स जो हैं दे आर आयनिक इन नेचर। उसका रीजन क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड लैंथेनॉइड्स आर हार्ड एसिड्स। हार्ड एसिड का मतलब क्या होता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंड। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, और इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड तो होंगे ही ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट है, 4f ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट डीप इनसाइड, दैट मीन्स क्लोज टू न्यूक्लियस। तो अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको टाइटली होल्ड करके रखेगा, इसलिए ये क्या होते हैं, दे आर हार्ड एसिड्स, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस अब हमें पता है कि जो आपके पास मेटल है, अगर वो हमारा मेटल हार्ड है, उसकी नेचर क्या है, हार्ड, तो उसके साथ लिगेंड कौन सा अटैच होगा, वो भी हमें कैसा चाहिए, हार्ड, ठीक है। अब देयरफॉर दे प्रेफर, देयरफॉर lanthanoids prefer to form bond with ligands having hard donor atom, having hard donor atom। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सालेट, ऑक्सालेट में हमारे पास कौन सा है डोनर एटम, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन डोनर एटम होता है ऑक्सालेट में, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डोनर, दैट इज अ हार्ड डोनर एटम। इसलिए मेटल जो है हार्ड, लिगेंड को, उसको लिगेंड भी कैसा चाहिए, हार्ड चाहिए, दैट मीन्स उसे डोनर एटम जो हो वो हार्ड हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सालेट, ठीक है। एंड जैसे नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, इससे क्या होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनाइड्स विथ अमोनिया कह लो, इथिलीन डायमीन कह लो, ठीक है, वो क्या होता है, दे आर नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में क्यों स्टेबल नहीं होते, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड विद अमोनिया, मतलब जैसे मान लो आपके पास लैंथेनॉइड है एंड यू आर हैविंग, उसका कॉम्प्लेक्स है NH3 ठीक है, किसमें, वाटर में आप बना रहे हो, तो क्या होगा, नाइट्रोजन इतना हार्ड है नहीं, ऑक्सीजन क्या है, दैट इज वेरी मच हार्ड, तो क्या करेगा ये, इसके जो आपका अमोनिया होगा उसको रिप्लेस कर देगा वाटर, क्योंकि लैंथेनॉइड क्या है, दिस इज हार्ड एंड वाटर इज हार्डर, ठीक है, एज कंपेयर टू अमोनिया। तो वो क्या करेगा, जो आपका अमोनिया है उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह आने की कोशिश करेगा, क्योंकि लैंथेनॉइड भी हार्ड है और ऑक्सीजन भी हार्ड है, ठीक है। तो therefore the lanthanide complexes in water are not stable। उसके बाद जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर जो ये शो करते हैं, राइट डाउन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर शोन बाय लैंथेनॉइड इज, देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, +4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6, क्योंकि 4 कॉम्प्लेक्सेस मतलब टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और हमने देखा है ज्यादातर जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारे को टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, बट जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके लिए लैंथेनॉइड्स डू नॉट, या आप ऐसे लिखो लैंथेनॉइड्स जनरली डू नॉट, ऐसा नहीं कभी भी नहीं होगा, बट जनरली दे डू नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब लैंथेनॉइड्स के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम है। जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका, जनरली दे शो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर्स ये शो करते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, जो आपके पास रीजन इज दैट लैंथेनॉइड्स जो है दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है। अब क्योंकि ये लार्ज साइज्ड है तो ये क्या कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ लिगेंड्स कैन बी एक्यूमुलेटेड अराउंड देम,
more number of ligands can be accumulated around them. अगर कोई आपके पास मेटल छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड्स भी वो कम एक्यूमुलेट कर सकता है अपनी सराउंडिंग में. अगर कोई मेटल बड़ा है तो उसकी सराउंडिंग में नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा. ठीक है. लैंथेनॉइड्स आर लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ दिस दे शो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 एंड 12. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें, जैसे सीरियम का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, सीरियम NO3 6 2-. ठीक है. अब आपको याद होना चाहिए कि जो नाइट्रेट है NO3, दिस इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है कि ये मोनोडेंटेट भी बिहेव कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बिहेव एज बाइडेंटेट लिगेंड. ठीक है. मोनोडेंटेट कब बिहेव करता है, जब ये डी ब्लॉक के मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और बाइडेंटेट कब बिहेव करता है, जब ये लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है. तो हमारे पास नाइट्रेट है. ठीक है. नाइट्रेट सीरियम के साथ, सीरियम क्या है, लैंथेनॉइड है. ठीक है. तो ये इसके साथ कैसा बिहेव करेगा, बाइडेंटेट. बाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा हमारे पास, 6 × 6 क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स. और क्योंकि ये बाइडेंटेट है मतलब दो इसके डोनर एटम्स अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 12. और इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ज्योमेट्री विल बी आइकोसाहेड्रल. ज्योमेट्री इज आइकोसाहेड्रल. ठीक है. एंड अगर हम ऐसे लिखे सीरियम NO3 4 times OP phenyl 3, इसको भी हम क्या करेंगे 4 times या 2 times कह सकते हैं. तो हमारे पास देखो क्या है, यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें फाइंड करना है, नाइट्रेट इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहां से बाइडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इसका, और यहाँ 2 लिखे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 10. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है, बट इस कंपाउंड की ज्योमेट्री इज स्टिल नॉट नोन. ओके. द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज नॉट नोन. और हमारे पास कैसे कंपाउंड्स है, यूरोपियम के साथ अगर हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट है FOD. ठीक है. या हमारे पास यूरोपियम है और लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है, DPM. FOD एंड DPM. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं FOD और DPM. ठीक है. और इनके पास, इनकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना आएगा, 6. ठीक है. ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल. अब ऐसे नहीं बोलना कि ऑक्टाहेड्रल तो बन नहीं सकती, तभी मैंने लिखवाया था कि लैंथेनॉइड्स जनरली डू नॉट शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता. कुछ लैंथेनॉइड्स होंगे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बनाएंगे, बट मोस्टली क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 या 8, 9, 10, 11 और 12 is known for lanthanoids. Even for actinoids. Actinoids are also larger in size, है ना. तो उनके लिए भी हमारे पास higher coordination number is known. Next write down. देखो जो आपके पास ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, यूरोपियम FOD एंड यूरोपियम DPM के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, that is used in NMR shift reagents. Okay? They are used as NMR shift reagent. ये इनकी एप्लीकेशन है. Europium complex and Europium complex with DPM. Okay, they are used as NMR shift reagent. NMR shift reagent का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरह का. ठीक है. अब इसमें क्या है, जो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको एनएमआर में यहाँ पीक मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम या ज्यादा होने से एनएमआर में जो डेल्टा वैल्यू है वो चेंज करती है ना. अगर आपके पास ये कंपाउंड था वो एनएमआर में पीक यहाँ दे रहा था, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसको हम एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑक्सीजन के साथ. आपका जो यूरोपियम है दैट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनएमआर की जो पीक थी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. ठीक है. एनएमआर की पोजीशन, एनएमआर में जो आपको पीक मिल रही थी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज्यादा होती है
तो उससे क्या होता है, एनएमआर की जो पीक की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा थी, अब यूरोपियम के साथ अगर उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूरोपियम के पास जाएगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। उसकी वजह से जो एनएमआर की पीक थी उसकी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है। या हम इसीलिए हम इसे एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं, बिकॉज दे चेंज द पोजीशन ऑफ पीक, बिकॉज दे चेंज द पोजीशन ऑफ पीक। और हम क्या कह सकते हैं, और दे चेंज डेल्टा वैल्यू, ओके, और दे चेंज डेल्टा वैल्यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, अभी हमारे पास लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स जो हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। इसका मेजरली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है लैंथेनॉइड्स का, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्टिनॉइड्स, ओके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग एक्टिनॉइड्स। उससे पहले आप एक बार क्या करो, इसको नोट कर लो, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एक्टिनॉइड्स अलोंग विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से हमारे पास एक्टिनॉइड एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, एक्टिनियम, थोरियम, एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद एक्टिनियम, थोरियम, it will show which oxidation state, +3 also and +4 also. Proactinium it shows 3, 4 and 5 oxidation state. uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium. इसके बाद atomic number 98 के बाद I have written over here einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium and lawrencium. तो ये हमारे पास actinoids हैं, उनके corresponding ये हमारे पास क्या है, electronic configurations and we have oxidation state. So write down these, okay. Then we have to start with the general characteristics of actinoids. तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो हम नोट करते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। द एक्टिनॉइड्स आर, ऑल ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। एंड जो हमारे पास यूरेनियम है, ठीक है, सिर्फ इस एलिमेंट तक, मतलब एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम, सिर्फ ये 4 एक्टिनॉइड्स जो हैं दे आर फाउंड इन नेचर। एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम नेप्टूनियम अप टिल कैलिफोर्नियम एंड आफ्टर दैट अप टिल लॉरेंशियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 93 से 103, ऑल ऑफ देम दे आर मैन मेड, ओके। ओनली एक्टिनॉइड्स up till uranium are found in nature, okay. Rest all are man made, मतलब कि यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मैन मेड एंड आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इनको हम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं, अगर हम इनको नोट करें, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो लाइटर एक्टिनॉइड्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, दे आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ये आपके पास एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6 भी शो करे up till 7, they are showing variable oxidation state, okay, and also higher oxidation state. Whereas जो हमने अभी higher actinoids देखे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो या तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे देखो यहाँ पर आपके पास हेवियर एक्टिनॉइड्स जो है दे आर आइदर प्रेजेंट इन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उनके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सिर्फ 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं शो कर रहे, है ना। तो हमारे पास क्या है कि लाइटर एक्टिनॉइड्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट like that of d block elements, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंगनीज +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है मैंगनीज, एंड
osmium also, iron also, they are having variable oxidation state. तो इनका lighter actinoids they show variable oxidation state like that of d block elements, and heavier actinoids show oxidation state property similar to lanthanoids. ओके ऐसा क्या हमने बोला सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स, क्यों बोला? क्योंकि लैंथेनॉइड्स भी तो देखो सिर्फ एक या दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, या तो +2 +3 है ना, या फिर सिर्फ +3 शो करते थे, या फिर कुछ एलिमेंट्स +3 और +4. मतलब वहां पर लैंथेनॉइड्स को अगर आपको याद होगा तो वहां पे वो लैंथेनॉइड्स जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, सिर्फ दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ऐसे ही हेवियर एक्टिनॉइड्स भी. ठीक है, एंड इसके लिए भी अगर आप नोटिस करो तो जो मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एक्टिनॉइड्स इज ऑल्सो +3 है ना. देखो सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी एक्टिनॉइड नहीं है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करे. ठीक है, एंड एक्टिनियम +2 अगर शो करता है, देखो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करके दे रहे हैं. ठीक है, तो एक्टिनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, द मोस्ट स्टेबल अमंग देम इज, मोस्ट स्टेबल अमंग देम इज नोबेलियम +2. मतलब जो आपके पास नोबेलियम है उसके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर एक्टिनॉइड्स विच आर शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. जैसे हमने लैंथेनॉइड्स के केस में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लैंथेनॉइड्स की क्या पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी. उसी तरह अब हमने क्या डिस्कस करना है एक्टिनॉइड्स के रिगार्डिंग उनका कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. अभी हम सिर्फ इसके कलर की बात करते हैं. ठीक है, तो जो अगर हम कलर की बात करें तो कलर ऑफ एक्टिनॉइड्स, कलर इन एक्टिनॉइड्स इज ड्यू टू, कोई भी कलर, कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करता है, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है ना. तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो किस तरह की हो सकती है, मैंने आपको बताया, या तो वो चार्ज ट्रांसफर होंगी, चार्ज ट्रांसफर में कौन सी, LMCT हो सकती है या MLCT हो सकती है ना, या फिर F to D ट्रांजिशन आपने देखी लैंथेनॉइड्स में होती है ना, सीरियम 3+ एंड टर्बियम 3+, दे शो FD ट्रांजिशन. लैंथेनॉइड्स में देखा था, ऐसे ही एक्टिनॉइड्स में भी FD ट्रांजिशन इज पॉसिबल. ओके, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, FF ट्रांजिशन. ठीक है, तो कंपाउंड्स जो है एक्टिनॉइड्स के वो कलर क्यों होते हैं, इट माइट बी बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, और इट माइट बी बिकॉज ऑफ FD ट्रांजिशन, और इट माइट बी बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन. जो हमारे पास लाइटर एक्टिनॉइड्स हैं उनके अंदर कलर आता है या तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से या फिर FD ट्रांजिशन की वजह से, और जो FF ट्रांजिशन है वो किस में होती है, हेवियर एक्टिनॉइड्स में. ओके, हेवियर एक्टिनॉइड्स में. देखो जो आपके पास चार्ज ट्रांसफर है वो लाइटर एक्टिनॉइड्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो आपके पास लाइटर एक्टिनॉइड्स हैं वहां पे चेक करो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइटर एक्टिनॉइड्स दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो वहां पे क्या होता है, LMCT इज पॉसिबल. LMCT की वजह से जो आपके पास लाइटर एक्टिनॉइड्स हैं दे शो कलर. ओके, सो कलर इन एक्टिनॉइड्स इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, FD ट्रांजिशन एंड FF ट्रांजिशन. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में. ठीक है, और इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बारे में कि ये कोवलेंट, जैसे लैंथेनॉइड्स हो गए वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं या आयनिक, तो हमें पता है लैंथेनॉइड्स जनरली दे मेक आयनिक कंपाउंड्स. वैसे ही एक्टिनॉइड्स किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, बट जो हमारे पास एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत कम नोन है एज कंपेयर टू दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड द कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एक्टिनॉइड्स. ओके.